नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस वाली जी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के वीडियो गर्मी के लिए बहुत ही एप्ट है क्योंकि यहाँ बात करने वाले हैं डायाफोरेसिस के बारे में। डायाफोरेसिस एक मेडिकल टर्म है। बेसिकली इसकी अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये होता है ज़्यादा पसीना आना। अब देखेंगे कि गर्मी पड़ते पड़ते कुछ लोगों में पसीने की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा होता है। पर्टिकुलरली आर्मपिट एरिया में पसीना होगा, ठीक है, ये जगह और ये जगह पे पसीना ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ अलग अलग जगह में जहाँ पे प्रेशर पॉइंट ज़्यादा है, बॉडी की हीट एक्सचेंज ज़्यादा होता है, वहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा होता है। और पसीना ज़्यादा होना, लोग कह सकते हैं पसीना ज़्यादा हो रहा है, ये फिजिकल प्रॉब्लम तो है, उसके साथ साथ कुछ हद तक ये सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि पसीना ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ओडर होने की चांस बढ़ जाता है, फंगल इन्फेक्शन होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि फंगल मॉइस्चर में ज़्यादा ग्रो करता है। तो अगर आप बहुत मॉइस्ट जगह पे रहते हो, जैसे कि वेस्ट बंगाल, कोलकाता में हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं, बहुत मॉइस्ट कंटेंट है, मुंबई बहुत मॉइस्ट होता है, महाराष्ट्र, बहुत सी जगह है इंडिया के जब बहुत मॉइस्ट होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वहाँ पे पर्टिकुलरली पसीना गर्मी में बहुत ज़्यादा छूटता है। नॉर्मली पसीना आना तो सही बात होता है, मगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पसीना आना भी एक बीमारी जिसको हम डायाफोरेसिस बोलते हैं। अब देखो, डायाफोरेसिस जो बीमारी है, इस डायाफोरेसिस बीमारी का मतलब क्यों ये होता है, इसका इलाज क्या है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसको लेके इस वीडियो बनाएंगे। तो पहली दफ़ा डायाफोरेसिस और एक्सेसिव जो पसीना, ज़्यादा पसीना होना ज़रूरत से, वो क्यों होता है, इसके लिए समझ लें कि पसीना आखिर क्यों होता है हम में, राइट। क्योंकि देखो, बात ये होता है कि बॉडी में पसीना होना एक अच्छा चीज़ है जो कि बॉडी का एक रिस्पॉन्स है अगेंस्ट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर जब बढ़ जाता है उसको घटाने के लिए पसीना होता है, ठीक है। आप शायद जानते हो कि जब बहुत ज़्यादा फीवर होता है, पहले तो बहुत ज़्यादा फीवर होता है, 100-102 हो गया, उसके बाद पसीना देके फीवर जो है, बुखार जो है वो छूटता है। तो ये पसीना देके बुखार छूटने का क्या फंडा है, वो चीज़ बहुत जल्दी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, बॉडी में जो बॉडी की टेम्परेचर सेंस, जो बॉडी में हम घर में एसी रखते हैं, उसमें उसके अंदर थर्मोस्टैट होता है जो कि एसी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। घर में जितना टेम्परेचर उसके हिसाब से एसी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो बॉडी में भी एक थर्मोस्टैट है। थर्मोस्टैट कहाँ पे मौजूद है? ब्रेन। वहाँ पे एक लोकेशन है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का, वही होता है टेम्परेचर सेंसर, वही होता है जो टेम्परेचर को सेंस करके बॉडी को बोलता है कि बॉडी को ठंड रखना है या फिर गर्मी रखना है। तो उस हिसाब से बॉडी काम करता है, ठीक है। जब बॉडी की टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर, मतलब बॉडी के बाहर के टेम्परेचर की कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर उसको हम कोर टेम्परेचर बोलते हैं। कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है हमारे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली। ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो बॉडी में है, कोर टेम्परेचर, वो बहुत ज़रूरी है बॉडी के हर एक फंक्शन ठीक से होने के लिए, क्योंकि बॉडी के जो फंक्शन ठीक से नहीं होगा तो बॉडी काम नहीं करेगा। इसके लिए बॉडी में जो सेल्स हैं, कोशिका है, उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होना, डीएनए सिंथेसिस होना, सेल डिवाइड करना, सब कुछ उस बॉडीली टेम्परेचर में ही होता है। अब टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री बढ़ने से ही ये सारे प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए जब भी कोर टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री बढ़ जाता है तो बॉडी कोशिश करता है कि उसको ठीक करके पहले जगह पे लेके आए। इसका हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। बॉडी में हर कुछ चीज़ में होम्योस्टेसिस मौजूद है। ब्लड में जो शुगर है, ग्लूकोज है, उसमें एक होम्योस्टेसिस होता है 80 से 120, मत पता है आपको। तो उस हिसाब से जो शुगर में, ब्लड में जो कैल्शियम है, उसका एक होम्योस्टेसिस है। तो सारे चीज़ के होम्योस्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जब बॉडी में बढ़ जाएगा, कोर टेम्परेचर मानो 37 से जगह 38.5 हो गया, अब 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो उसमें क्या होगा, उसको रेगुलेट करने के लिए कम करना पड़ेगा। तो हाइपोथैलेमस सेंस करते हैं कि बॉडी के टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो बॉडी को बहुत जल्दी से जल्दी ठंड करने के लिए क्या करता है, बॉडी पानी को बाहर निकालता है थ्रू स्वेट, थ्रू पसीना। जब भी पसीना निकलेगा तो पसीना ड्राई होगा, बाहर जब एयर चाहता है, सर्कुलेशन हो, तो उससे पसीना ड्राई होगा। जब पसीना ड्राई होगा तो बॉडी ठंड हो जाएगा। इसको एक इवापोरेटिव कूलिंग बोलते हैं हम इसको फिजिकली। फिजिक्स के तौर पे अगर आप देखें, कोई सरफेस है, उसके अंदर पानी छिड़क दिया हमने, जो कि प्रोसेस ऑफ कूलर भी है। कूलर जिस तरीके से ठंड करता है एनवायरनमेंट को, वही एक ही प्रोसेस है। एक सरफेस एरिया है लार्ज, उसमें हम पानी छिड़क दिया, अब एयर आ रहा है तो पानी जो है वो इवापोरेट हो रहा है, तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा उस सरफेस एरिया का। यही बात है। तो इस हिसाब से बॉडी की टेम्परेचर कम होने लगता है। जब टेम्परेचर फिर से 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस इस प्रोसेस को कट कर देगा, ऑफ कर देगा। तो ये ऑटो रेगुलेटरी स्विच है बॉडी में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बॉडी और बहुत मस्त काम करता है, इसके बारे में जानो डिटेल में। अब देखो, बात ये हो जाता है कि जब बुखार के टाइम पे हो रहा है तो ठीक है,
बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, छूट गया बुखार, ठीक है। मगर नॉर्मली बंदा बहुत ज़्यादा पसीने हो सकता है कुछ कुछ सिचुएशंस में। जब बहुत ज़्यादा धूप में आ जाते हैं तो पसीना बढ़ जाएगा, क्योंकि धूप में क्या होगा ना, टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, कोट टेम्परेचर भी बढ़ने की कोशिश करेगा, तब कोट टेम्परेचर को डाउन करने के लिए बॉडी को फिर से पसीना लाना पड़ेगा। तो धूप तो एक चीज़ हो गया, कड़ी धूप में होता है। सेकेंड थिंग, ह्यूमिडिटी, बाहर अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो पसीना ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगा, क्योंकि एयर में भी जो है पानी रहता है। तीसरी चीज़ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हो। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको बॉडी की रिस्पॉन्स के तरफ से आप देख सकते हो कि ज़्यादा हो रहा है। बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी फील कर रहे हो, तब भी ज़्यादा पसीना आता है। लोग आप देख सकते हो कि एग्जाम से पहले पसीना आ गया लोगों को, लोग बोलते हैं आपको तो सर्दी में भी पसीना आ रहा है। तो उसका मतलब ये होता है कि बेसिकली सर्दी में पसीना नहीं आना चाहिए, क्योंकि कूल एनवायरनमेंट होता है, ड्राई एनवायरनमेंट होता है, फिर भी टेंशन हो गया, एंजाइटी हो गया, उसमें भी पसीना आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे कॉमन कॉजेज है। धूप में जाए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, स्ट्रेस एंजाइटी हो गया, पसीना हो सकता है। इसके अलावा भी पसीना ज़्यादा कब हो सकता है, कुछ कुछ बीमारी में, जैसे कि HIV अगर इन्फेक्शन है वहाँ पे पसीना ज़्यादा हो सकता है। लुपस जो एक ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है, वहाँ पर भी पसीना ज़्यादा हो सकता है। कुछ कुछ मेडिसिन लेने से भी पसीना ज़्यादा हो सकता है। मेडिसिन ऐसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स हो गया, ठीक है, कुछ मेडिसिन जिसको यूटिलाइज करके आप एंजाइटी को दूर कर, एंटी एंजाइटी जो मेडिकेशंस हो गया, उससे लेने से भी ये हो सकता है, क्योंकि वो अलग तरीके से काम करेगा बॉडी में, उससे भी ये हो सकता है। तो ये सारे ये जो कारण है पसीना ज़्यादा आने की, ये कारण को आपको समझना पड़ेगा कि आपको अगर ज़्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम है, किस कारण है। कारण को आइडेंटिफाई कीजिए। विदाउट आइडेंटिफाइंग द कॉज यू कैन नॉट गेट अ सोल्यूशन। आपको तो पहले जानना है किस लिए ये हो रहा है। ये सारे रीजंस हैं पसीना आने के। अब जब आप जान लोगे कि आपको पसीना आने की जो रीज़न आपके शरीर में क्या है, उसके बाद उस हिसाब से आप काम करो। अभी हम बात करेंगे कि एक्सेसिव पसीना आने की और डायफोरेसिस की ट्रीटमेंट, डायफोरेसिस ट्रीटमेंट एट होम। अब घर पे डायफोरेसिस की ट्रीटमेंट क्या करोगे। देखो, इसका कोई मेडिकेशन से लोग नहीं जाके नहीं बोलते ज़्यादा पसीना आता है मुझे तो कुछ दवाई दो उसको ठीक करें। ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ हमारे पास दवाई बहुत ही कम चीज़ों की है भाई। आप अगर मेडिसिन शॉप में जाओगे कितना चीज़ देखोगे, वो इतना मेडिसिन है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे कंपनी, एक मेडिसिन 100-200 कंपनी क्या हो सकता है, मगर मेडिसिन के टाइप जो अगर देखेंगे तो बहुत कम है। वहाँ पे ये सारी चीज़ नहीं होता। आपको इसको फिजिकली टैकल करना है, आपको मेंटली भी टैकल करना है। आप पहले एक रीज़न, कारण ढूंढो कि किस लिए आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है। उस हिसाब से जिस कारण आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है उस कारण को आप रिमूव करो। ट्राई करो कि अगर एक्सेसिव फूड, स्पाइसी फूड लेने से आपको पसीना आता है तो वो कम खाओ ही मत। वैसे भी स्पाइसी फूड से बहुत ज़्यादा बीमारी हो सकता है, वो मत छो। उसके कारण आता है और एक चीज़, जो दो और रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया नहीं आपको। वो एक तो है हाइपरटेंशन, प्रेशर, ब्लड प्रेशर आपको ज़्यादा है तो पसीना ज़्यादा आता है। उसके साथ साथ और एक बात होता है, देखो ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना वो भी एक बात है, उसमें भी बॉडी के टेम्परेचर के साथ वो रिलेटेड है, क्योंकि ब्लड वेसल के डायमीटर को बढ़ाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, पसीना इसलिए उसमें ज़्यादा आता है। उसके अलावा अगर ज़्यादा ओबेसिटी है, अब ज़्यादा ओबेसिटी है आप में, तो आप उसमें भी पसीना आपको ज़्यादा आ सकता है। तो वहाँ पे आप इसको कंट्रोल करो, सारे के सारी चीज़, खाना कंट्रोल करो। उस हिसाब से एक्सरसाइज ज़्यादा करने से तो पसीना आएगा ही, एक्सरसाइज के टाइम पे आना चाहिए, बाद में नहीं आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके साथ साथ अगर कोई मेडिसिन लेने के कारण हो रहा है तो उसको तुरंत बंद करके देखो कि पसीना बंद हो रहा है नहीं, एक्सेसिव पसीना। तो आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करना है कि पसीना जो आप में हो रहा है वो नॉर्मल या नहीं। अगर नॉर्मल से बाहर हो रहा है, मतलब एसी घर में आप बैठे हो गर्मी में, एसी की टेम्परेचर 20-22 है, 22 डिग्री सेल्सियस, फिर भी आपको पसीना छूट रहा है। अब बाहर से रनिंग करके आ रहे हो, ठीक है। अगर नॉर्मली बैठे हो, आधे घंटे हो गया, फिर भी पसीना छूट रहा है, ये एक प्रॉब्लम की इंडिकेशन है। तो इसलिए देखो, ये प्रॉब्लम को लोग सीरियसली नहीं लेते। लोग सोचते हैं कि यार पसीना आना तो ठीक है, नॉर्मल बात है। और कोई बॉडी ऑर्डर है तो लोग डिओ मार के चला लेते हैं, राइट। मगर वो चीज़ सोल्यूशन नहीं है। आप डिओ दे सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो, मगर पसीने को अगर टैकल करना है, अगर जानो कि रियली आपका जो पसीना और अगर नेचुरल या ज़्यादा डायफोरेसिस है या नहीं। अगर डायफोरेसिस है तो आप कुछ चीज़ों कर सकते हो, आप लिख लो। ये सारी चीज़ आप करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो पहली दफ़ा आपको मेडिसिन नहीं लेना है, मेडिसिन लेने से यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। आप ये देखो, अगर कोई मेडिसिन के कारण ये हो रहा है तो उसको बंद करें। हाइपरटेंशन की पेशेंट हो तो हाइपरटेंशन को रेगुलेट करो, स्पाइसी फूड अवॉइड करो। उसके साथ साथ जो चीज़ आपको हर रोज़ करना है, आपको गर्मी में पर्टिकुलरली दिन में 3 बार नहा लो, या फिर अगर 3 बार ना हो तो 2 बार तो नहाना ही चाहिए लोग को गर्मी में। 24 घंटे में इंडिया में इतना गर्मी आता है, यहाँ पर 2-3 बार नहा लो और ठंडे पानी से नहाओ। उससे बहुत ज़्यादा कूल रहेगा बॉडी और उससे पसीना होने के चांसेस कम रहेंगे। दूसरी चीज़ आपको जो करना है यहाँ पर, स्ट्रेस रिलीफ। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस अगर ज़्यादा हो रहा है ऑटोमेटिकली पसीना आ सकता है, वहाँ पर वो चीज़ ध्यान में रखो
तीसरी चीज़, स्पाइसी फूड को अवॉइड करो। चौथी चीज़ जो है, आपके वेट को कंट्रोल करो। ज़्यादा वेट हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा तो पसीना ज़्यादा आएगा। और फिफ्थ थिंग यहाँ पे जो आपको देखना है, वो चीज़ ये देखना है कि आपको ये जो पसीना हो रहा है उसके लिए ठंड जगह पे रहना है, ज़्यादा धूप में आप नहीं जा सकते। अब देखो, अगर किसी को धूप का काम है, धूप में जाके ही काम करना है, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। आप धूप में जाना ही हो, पर वहाँ पे ज़्यादा बार आपको नहा लेना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छा महसूस हो। और टाइट फिटिंग जो कपड़ा है वो मत पड़ो गर्मी में, बहुत लूज फिटिंग कपड़ा पहनिए जो जिससे हवा खिल सके, ताकि पसीना जो है वो ड्राई हो सके। क्योंकि देखो, पसीना आना एक प्रॉब्लम है, पसीना आने के साथ साथ वो अगर ड्राई ठीक से नहीं होगा तो बदबू हो जाए, क्योंकि वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांस भी बढ़ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा तो बदबू आ जाएगा। उसको भी कंट्रोल, जो बदबू जहाँ से आ रहा है आपकी, आप शर्ट सूंघ के देख रहे हो बदबू आ रहा है, तो उसका मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया है, राइट। तो उसमें बैक्टीरिया है, फंगल इन्फेक्शन के भी चांस बढ़ जाएगा, इसलिए गर्मी में फंगल इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाता है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आखिरी दफ़ा यहाँ पर आप मेडिकेटेड पाउडर यूज़ कर सकते हो, या फिर नॉर्मल पाउडर, टैल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हो, या फिर मेडिकेटेड कुछ पाउडर है जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रकार का एंटी फंगल एजेंट दिया गया है, ऐसे पाउडर यूज़ कर सकते हो। ऐसे पाउडर मार्केट में एब्जॉर्ब बोल के एक पाउडर, ऐसे अलग अलग प्रकार के पाउडर्स हैं जो एंटी फंगल पाउडर्स हैं, जो कि आप स्किन पे यूज़ कर सकते हो। कोई भी इंटरनल जगह पे यूज़ नहीं करना है आपको, आँख में नहीं देना है, स्किन पे यूज़ कर सकते हो इस जगह पे। ये ओवर द काउंटर पाउडर्स हैं, इसके लिए कोई मेडिकेशन मतलब कोई आपको ना तो प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ना कुछ। अब इसको नॉर्मल टैल्कम पाउडर को भी नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। टैल्कम पाउडर क्या करता है, ये पसीने को ड्राई करने में आपको मदद करता है। ये सारी चीज़ अगर आप करेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे। आप देखेंगे अगर 2-3 बार अगर आप नहा लेंगे, उसके साथ अगर आप लाइट हल्का कलर के जो है शर्ट्स या फिर कपड़े पहनेंगे, उसके साथ साथ अगर आप एयर में रहेंगे, थोड़ा हवा के सामने और धूप से कम, तो उसके कांटेक्ट में रहेंगे, तो इस हिसाब से आप ठीक रह सकते हो। अदरवाइज इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। अगर इससे भी नहीं ठीक हो रहा है, घर की ये जो प्रोसेसेस हैं इससे ही ठीक हो जाएंगे 90% लोग। अगर इससे भी नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आपके लाइफ को झिझोड़ के रख दिया है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। वहाँ पर जाके कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, आप वो ट्रीटमेंट अपना सकते हो। वहाँ पे कुछ सर्जिकल प्रोसेस भी है और कुछ नॉन सर्जिकल प्रोसेस भी है, आप उसको चेक कर सकते हो। वो यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर ये सारी चीज़ आप डायफोरेसिस के लिए ट्राई करें, बिल्कुल आपको मदद मिलेगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में फिर से मीट करेंगे। यहाँ पर इट्स एंड अबाउट द डायफोरेसिस कॉजेज, डायफोरेसिस ट्रीटमेंट एट होम। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल पे, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।